नमस्ते दोस्तों। आज हम सब भव्य भारत फाउंडेशन के माध्यम से इस लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं। पिछली बार हमने भारतीय जनता युवा मोर्चा की नेशनल लीगल सेल की इंचार्ज मिस चारू प्रज्ञा जी को सुना था। आज हम सबके मन में एक प्रश्न रहता है कि जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, जो मंदिर है, वो समाज के उपयोग में कैसे आते हैं, वो देश का कार्य कैसे करते हैं। आज काशी विश्वनाथ मंदिर के सीईओ श्री विशाल सिंह जी के साथ हम जुड़ेंगे और उनके साथ वार्तालाप करके वो हमें बताएंगे कि हाउ कैन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट इन मेकिंग आत्मनिर्भर भारत। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया है, आह्वान किया है। तब आइए हम जुड़ते हैं विशाल सिंह जी के साथ। सर बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। बताइए। आज हम आत्मनिर्भर भारत पे, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, तो हम जुड़े हुए हैं कि कैसे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जो सर, वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आत्मनिर्भर भारत में, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है। तो पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर कि मैंने भी आपके अपडेट्स देखे हैं। तो जब लॉकडाउन हुआ तब जैसे प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सब देश के लोग, ये समाज के जो वंचित है, उनकी टेम्पल ट्रस्ट ने भी उन लोगों की सहायता की है। Due to some technical fault, sir has left us. But meanwhile, let me introduce sir. विशाल सिंह जी श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल ट्रस्ट के सीईओ है और वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के सेक्रेटरी भी है। तो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी है, उनके विचार को इंप्लीमेंट करना काशी में, क्योंकि प्रधानमंत्री जी काशी से, वाराणसी से सांसद भी है, तो उनके विजन को इंप्लीमेंट करना ये आदरणीय विशाल सिंह जी कर रहे हैं बहुत बखूबी से। और जब तक ये टेक्निकल फॉल्ट सॉल्व नहीं हो जाता, तो आत्मनिर्भर भारत, मैं आप सभी से जो अभी देख रहे हैं, हमें उन सभी से निवेदन करूंगा कि आप भी कमेंट में आपके मंतव्य में आत्मनिर्भर भारत क्या है वो लगाए, उसको कमेंट करें कि मेरे मंतव्य में आत्मनिर्भर भारत यानी ये मेरा विजन ये है। तो हमें भारत का विजन आत्मनिर्भर भारत के लिए क्या है वो ध्यान में आएगा। Sir will join us in a short while. Due to some technical error, he is unable to join. दोस्तों, काशी काशी और वडोदरा, यानी वाराणसी और वडोदरा, ये दोनों का एक अजब सा मेल है, क्योंकि वडोदरा यह संस्कार नगरी है और काशी यह धर्म नगरी है। तो आज जब हम विशाल सिंह जी से बात करेंगे और जानेंगे, तब वडोदरा यानी संस्कार नगरी और वाराणसी यानी धर्म नगरी, तो संस्कार नगरी और धर्म नगरी से जो संदेश निकलने वाला है, आज वो देश और विदेश में भारत की जय जयकार करेगा, भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाएगा।
So, Nidhi Shendurnikar ma'am, who is the faculty at the Maharaja Sayajirao University, is describing that to me, Atmanirbhar Bharat means emphasizing on local while continuing to expand India's global footprints. यानी जब प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया है, तो जरूरत नहीं है कि हम देश विदेश से कट जाए, यानी ग्लोबलाइजेशन को हम खत्म कर दे। उसमें तात्पर्य यह है कि हमारे वहां जो चीज वस्तु बन रही है, अगर वही चीज वस्तु हमें वडोदरा में मिल रही है तो हम वडोदरा की इंडस्ट्री की चीज वस्तु खरीदें। अगर वही चीज वस्तु हमें गुजरात की मिल रही है तो हम गुजरात की खरीदें, या उत्तर प्रदेश में हो तो उत्तर प्रदेश की खरीदें। तो लोकल इकोनॉमी को बहुत ही बढ़ावा मिलेगा, और जब लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलता है तो आजू बाजू का जो समाज है, गांव में इंडस्ट्री है तो आजू बाजू के लोगों को रोजगार मिलेगा। ये करके हमारे रुपए की वैल्यू बढ़ेगी, हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। And he's back. Thank you. सर नमस्ते। सॉरी, माफ कीजिएगा, आपकी वापस वापस जाना पड़ा था। जी जी जी, नमस्ते सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। हमने पहले ही बात की सर कि आज वडोदरा यानी संस्कार नगरी और काशी यानी धर्म नगरी। तो आज संस्कार नगरी का धर्म नगरी से मिलन हो रहा है, और यहां से जो संदेश जाएगा वो भारत का संदेश आज देश विदेश में लोग सुनने वाले हैं कि रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। श्योर, बिल्कुल जी। तो मैंने सर आपके भी अपडेट्स देखे काफी फेसबुक वगैरह पर कि हमारे जो श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल ट्रस्ट है, उन्होंने भी ये लॉकडाउन के चलते बहुत से लोगों की, वंचितों की मदद की है। तो सर हम आपसे भी जानना चाहेंगे डिटेल में कि हमारे मंदिर ने, ट्रस्ट ने क्या लोगों की सहायता की है इस लॉकडाउन के दरमियान। बिल्कुल। सबसे पहली बात तो ये हमारा जो मंदिर का अन्न क्षेत्र बनाने की एक परिकल्पना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और उनके ही प्लान के हिसाब से, उनकी सोच के अनुसार हम बहुत बड़ा अन्न क्षेत्र का मंदिर है, और उसका किया गया। और उद्घाटन के मुश्किल से 1 हफ्ते 10 दिन के बाद ही ये कोविड-19 की प्रॉब्लम शुरू हो गई, और हमें जो अपना भक्तों के लिए अन्न क्षेत्र बनाया था उसको बंद करना पड़ा। और जैसे ही उसके बाद ये लॉकडाउन हुआ, फिर लोगों की जो आजीविका थी, ऐसे लोग जो रोज खाना बनाने के लिए पहले मेहनत करते हैं, फिर उसी पैसे से शाम को खाना खाते हैं, ऐसे लोगों की समस्या शुरू हुई। लोगों को कोई स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे ऐसे लोगों की समस्या, तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आप लोग ऐसे सभी लोगों को भोजन कराइए अन्न क्षेत्र। तो ये जो मुहिम थी हम लोगों की, 22-23 मार्च से शुरू हुई, और तब से लगातार काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास पूरे जिले में, जहाँ पे भी, पूरे आसपास में जहाँ भी कोई ऐसा व्यक्ति है, There might be some technical issue due to which the connectivity is low over there. माफ कीजिएगा, बार बार फोन आते हैं मोबाइल पर, इसलिए डिस्टर्ब होता है। तो हम लोगों ने वहां से खाना बांटने का काम शुरू किया, और अब तक हम लोग लगभग 2.5 लाख लोगों को खाना खिला चुके हैं।
और ये सिलसिला अनवरत जारी है। लगातार हमारे पास से रेलवे स्टेशन पे और जो अभी हमारे प्रवासी भारतीय मजदूर भाई जो हमारे विभिन्न स्टेट्स से वापस यूपी आ रहे हैं, या जिनको जी बिहार जाना है, वेस्ट बंगाल जाना है, रेलवे स्टेशन पे आ रहे हैं, उन सभी को लगातार भोजन काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के द्वारा दिया जा रहा है। साथ ही जो जी। हमारे यहाँ पे ऐसे लोग हैं कि आजीविका इसमें छिन्न भिन्न हुई, उनको भी हम लोग लगातार भोजन और राशन का पैकेट बांट रहे हैं। इसके साथ साथ काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा दवाइयों का भी एक किट दिया जाता है, जिसमें हमारी जो माताएं बहनें हैं। तो जैसे सर ने बताया कि बहुत ऐसे ही जैसे लोगों का भारत का जो मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये काशी विश्वनाथ मंदिर के द्वारा चरितार्थ हुआ है, इम्प्लीमेंट हुआ है। बार बार डिस्टर्ब होता रहता है, थोड़ा सा बियर करना पड़ेगा लोगों को। तो हम लोगों ने जी लोगों को दवाइयों की किट बांटी, पर्सनल हाइजीन की किट बांटी, और ये कार्य लगातार चल रहा है। इसके साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने जो बच्चे हैं हमारे, बिकॉज लॉकडाउन में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो बच्चे 5 साल से लेकर के और 15 साल तक बच्चे होते हैं, उनके ऊपर असर जी पड़ता है। बिकॉज वो उनको एक डिप्रेशन की फीलिंग, एक अवसाद मन में घर करने लगता है। वो खेलने नहीं जा पाते, दोस्तों के पास नहीं जा पाते, घर में बंद रहते हैं। तो हम लोगों ने उनके लिए क्रिएटिविटी की स्कीम चलाई, और हम उनको लगातार बच्चों का एक क्रिएटिविटी का कंपटीशन कराते हैं ऑनलाइन, और उनको घर में गिफ्ट हैम्पर भेजते हैं। इसमें बहुत सारे कॉर्पोरेट के घराने के लोगों ने हमारी मदद करी। बहुत सारे जो हमारे एनआरआईज हैं फॉरेन में, यूएस लोग, मोस्टली यूएस के, साथ में यूरोप के, इन्होंने इसकी फंडिंग करनी शुरू करी। तो आज के दिन में हमारा गो फंड मी हो या कीटो हो, क्राउड फंडिंग और जो मेथड्स हैं, उनके थ्रू हम लोगों को लगातार डोनेशंस मिल रहे हैं। तो इस पूरे जी प्रकरण में आस्था के साथ साथ समाज के सभी वर्गों को बिना उनसे कोई डिफरेंशिएशन के उनको जोड़ा, और आस्था से लोग जुड़े, लोग मंदिर से जुड़े। अब इसमें हम लोग जब राशन बांटते हैं, खाना बांटते हैं, तो हम ये तो पूछते नहीं कि आप किस धर्म के, जाति के हैं। हमारे सामने एक जी मानव मूर्ति खड़ी होती है, जो उसमें परमात्मा का अंश है, और हम लोग उनको खाना खिलाते हैं। इसी भाव से हम लोग लगातार इस कार्य को कर रहे हैं, और अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है। इस कार्य को बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है सभी जगह पे, काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की जो ये सोशल एक्टिविटीज हैं। बिल्कुल। जी सर, जैसे कि भारत का मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो मुझे बिल्कुल। लगता है काशी विश्वनाथ मंदिर और भारत के अन्य भी सभी मंदिरों ने इस लॉकडाउन के चलते भारत में सिद्ध किया है कि ये मंत्र हम चरितार्थ कर रहे हैं। हितार्थ कर रहे हैं, इसको हम जी रहे हैं, एवरीडे लाइफ में इसको हम जी रहे हैं। बिल्कुल सर। तो सर आत्मनिर्भर भारत पे जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है देश को, तो हम आपकी राय जानना चाहेंगे कि आपके मंतव्य में यह आत्मनिर्भर भारत क्या है? देखिए, आत्मनिर्भरता दो तरह की होती है। सबसे पहले तो हमें अपने मानसिक रूप से अपने आप को सशक्त करना पड़ेगा। हमें बहुत सारी जो हमारी पौराणिक रूप से जो सनातन धर्म में की जाती हैं बातें, जो हमारी कमियां होती हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो आदमी को जो 4 स्टेजेस हैं, इनमें जगह जगह डिस्टर्ब करते हैं, अवगुणों की वजह से, कभी अपनी लालच लिप्सा की वजह से, कभी किन अन्य जो कमियां हैं, इनकी वजह से जीवन के इन 4 स्टेजेस में डिस्टर्ब होते हैं, परेशान होते हैं। और जब हम परेशान होते हैं तो हमें छूटने की जरूरत पड़ती है। जब हम कोई किसी अवसाद में होते हैं तो छूटने की जरूरत पड़ती है। तो आत्मनिर्भरता के लिए सबसे पहली चीज है कि आत्मबल होना चाहिए, और आत्मबल का सबसे अच्छा सोर्स जो है वो आस्था है। ये विश्व में भी, ये आज के दिन में लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू करा है कि आस्था से अच्छा सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आपको करना है, आपको कंपैशनेट होना है, एम्पैथी डेवलप करनी है, तो सबसे पहले आपके अंदर आत्मबल होना चाहिए। और आत्मबल आस्था से आता है। यहाँ हमको आत्मबल और घमंड को अलग करके देखना चाहिए। अगर आप वेस्टर्न फिलोसफी में जाएंगे तो वहां कहा जाता है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। कुछ अच्छा हो गया तो मैंने किया, कुछ बुरा हो गया तो बाहर वाले ने किया। तो लेकिन दोनों चीजें इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल हो, कि हम अच्छा करें तब भी हम जिम्मेदार, बुरा करें तब भी हम जिम्मेदार, ये जो भाव बिल्कुल हमारे अंदर आएगा तो वो आस्था से ही आएगा। अदरवाइज आदमी के लिए बड़ा मुश्किल होगा अपना जीवन गुजारना।
इसलिए जो आस्था है वो अपने अंदर बैठे, और जब हम आस्थावान होंगे, जब हमारे अंदर आत्मबल होगा, तो हमारे जीवन में जो हम जो कुछ भी करेंगे, जिस भी क्षेत्र में चाहे चाहे हो, चाहे टीचिंग में हो, या किसी सर्विसेज में हो, बिजनेस में हो, हर जगह जब हमारे अंदर आत्मबल होगा तभी हम सही राह चुन पाएंगे। और सही राह आत्मनिर्भरता के लिए, आत्मबल की आवश्यकता के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो आस्था है। तो हमें आस्था का प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो दिया गया मंत्र है आत्मनिर्भर भारत का, वो तभी होगा जब भारत का हर व्यक्ति, हर नागरिक आत्मनिर्भर, और हर व्यक्ति आत्मनिर्भर तभी होगा जब उसकी सच्ची आस्था होगी। तो किसी भी ईश्वर को मानता हो, ईश्वर के किसी भी रूप को मानता हो, लेकिन सच्ची आस्था होगी तो आत्मबल होगा और सही चुनाव कर आत्मनिर्भर होकर, स्वयं आत्मनिर्भर होकर भारत को आत्मनिर्भर बना पाएंगे। जी सर। तो जैसे आपने आत्मनिर्भर भारत की इतनी अच्छी व्याख्या की, तो आगे मैं अभी अभी काशी आया था फरवरी में, तो मैं काशी बहुत ही घूमा, तो मैंने देखा कि काफी सुना भी था और देखा भी कि काशी में काफी इंडस्ट्रीज है। हम देखने जाए तो कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो बहुत ही ज्यादा स्तर पे है। तो काशी एक भूमि है जहां पर टूरिज्म भी है, इंडस्ट्रीज भी है, ज्यादा स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री, और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी है क्योंकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी बन रहा है, यहाँ पर गंगा शुद्धिकरण के कार्य भी चल रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि आत्मनिर्भर भारत का एक अभिन्न अंग है। तो टूरिज्म है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और इंडस्ट्रीज है, तो इन तीनों को मिलाकर यह भूमि काशी की है। तो हम हमारी संस्कृति में कहते हैं यद्यत आचरति श्रेष्ठः तत्तद एव इतरो जनाः, कि जैसे श्रेष्ठ आचरण करेंगे वैसे ही सारे समाज में आचरण होगा। तो काशी यह पीएम की कंस्टिट्यूंसी है, तो आगे आने वाले दिनों में आत्मनिर्भर भारत के लिए काशी का रोड मैप क्या है, तो उससे प्रेरणा लेके देश में सभी लोग चल पाए। आप अगर काशी की जो भौगोलिक परिस्थिति है उसको देखिए, तो काशी का जो प्राचीनता है इसको देखिए, काशी का जो एक ऐसा जो प्रारूप है, वो कहते हैं काशी जो एक पुराना कुछ हो सकता है उससे भी पुराना, मार्क ट्वेन का एक स्टेटमेंट है इंग्लिश में। सो वी अंडरस्टैंड कि काशी इस रूप में बनी कैसे रही, इसकी अनवरतता के बने रहने के पीछे कारण क्या था। अदरवाइज पूरे विश्व में अगर आप देखेंगे तो कोई भी स्थान हो, कोई भी कल्चर हो, कोई भी ज्योग्राफी हो, उसका भाई एक स्टेज होता है। बाल्यकाल से लेकर युवावस्था आती है, फिर उसके बाद उसका प्रौढ़ावस्था आएगी, फिर वृद्धावस्था आएगी और वो संस्कृति समाप्त होती है। लेकिन काशी की संस्कृति कभी समाप्त नहीं हो सकी, इसके पीछे इसकी आत्मनिर्भरता ही है। आज के दिन में ट्रेड शुरू हुआ, इसके पहले काशी में आप देखिए भारत के जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ हैं। काशी में उन सभी तीर्थ, जितने भी हिंदुओं के तीर्थ हैं पूरे भारतवर्ष में, उन सभी तीर्थों का प्रतिरूप यहाँ पर है। अगर आपको 9 देवियों का दर्शन करना है तो आपको 9 जगह जाने की जरूरत नहीं है। काशी में आप अंतर्ग्रही यात्रा करिए, आपकी जो सारी देवी देवताओं की पूजा होती है, सारे 12 ज्योतिर्लिंगों का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर है। मैं अगर आस्था के हिसाब से बोलूँ तो इसी तरह से आवश्यकता के हिसाब से भी पानी हुआ, आपकी इंडस्ट्रीज की जो प्रोडक्शन है उनको कंज्यूम करने के लिए जितना एक कैपेसिटी चाहिए, परचेसिंग कैपेसिटी चाहिए जनता में, ये हुआ, ज्ञान हुआ, ये सब कुछ का उद्भव यही हुआ क्योंकि इसको कंज्यूम करने वाले लोग भी यही थे। और ये एक आत्मनिर्भर संस्कृति के रूप में चिर प्राचीन काल, तो काशी में आज के दिन में प्रधानमंत्री जी की वजह से जो नए कार्य हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, इसको फैलने में, इस मानसिकता को, इस सोच को, इस विचार को, काशी को कहते हुए हैं कि काशी स्थान नहीं है, विचार, काशी का जो विचार है, इस विचार को फैलने में हमें मदद मिलेगी। और काशी की जो इंडस्ट्रीज है, काशी के जो लोग हैं, इनके आप कभी, मैंने तो काशी में ही देखा है, इतना संतुष्टि आदमी में मिलती नहीं है। होंगे, लेकिन उनको अगर आप बोलिए कि आप यहाँ क्यों हैं, आप अगर चले जाएंगे कहीं दिल्ली चले जाइए या बॉम्बे चले जाइए या किसी और बड़े स्थान पे चले जाइए, विदेश चले जाइए, तो आप बढ़िया कर लेंगे। लेकिन वो नहीं जाते क्योंकि उनके अंदर वो जो भावना है संतोष की, और वो संतोष की भावना उनको यहाँ बसा के रखती है और वो लगातार काशी के लिए ही काम करते रहते हैं। इसके इतने उदाहरण मिलेंगे आपको काशी में, जो एक इन चीजों को जो जोड़ने वाली बात है। इंडस्ट्रीज डाउन होती हैं, लेकिन जो काशी की दुकानें हैं या जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो आपने बोला ना एमएसएमई, बहुत छोटी इंडस्ट्री है, इस लॉकडाउन में भी
उनकी साड़ियां बिक जाती हैं क्योंकि उनका कनेक्शन लोगों के घरों घरों में है। वो कोई नहीं खरीद रहा है, मिठाई वाला है, मिठाई वाले के पास अगर सामान बचा है, उसने मिठाई बनाई, तो वो हो सकता है कि दुकान पे लगा के बेचता तो 10 पैसे ज्यादा कमाता, लेकिन वो अभी भी लॉकडाउन में भी अपने मजदूरों को खिलाने भर के पैसे अगर कमाना चाहेगा, वो घर में मिठाई बना के और लोगों के घरों में पहुंचा देगा और उसकी बिक्री हो जाएगी। तो ये जो सोशल कोहेशन है, जो लोगों का एक दूसरे से लगाव है, जो प्रेम है और एक जो सोशल बॉन्डिंग है, यहाँ पर लोग इन चीजों को बहुत दोयम दर्जे पे रखते हैं और जो मानवता का एक विचार है वो ज्यादा कन्विंसिंग है। आपने देखा यहीं पे मिलता है कि बिस्मिल्लाह खान जी जैसे शहनाई वादक वो साधना करते थे तो संकट मोचन मंदिर में करते थे। तो ये जो क्वालिटी है ये काशी में है और इसलिए काशी की ये सारी इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब मिल के आगे बढ़ाएगा इस भारत का इस विचार को और माननीय प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही उनके आत्मनिर्भर भारत का सपना आगे बढ़ेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। बिल्कुल, ये हमें प्रेरणा देता है क्योंकि गुजरात में वडोदरा और वाराणसी, ये पूरा देश जानता है कि वडोदरा और वाराणसी ये दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी ने देश को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दिल्ली भेजा था जब 2014 में इलेक्शन हुए थे। तो सर आगे वार्तालाप में बढ़ते हैं। हमारे व्यूअर है डॉक्टर निधि शेंदुरनीकर, जो महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी वडोदरा में प्राध्यापक है, फैकल्टी ऑफ जर्नलिज्म में। उनका एक प्रश्न है सर कि आज धार्मिकता के आधार पर देश में बहुत लोग ध्रुवीकरण कर रहे हैं, तो उस जो समय है, यह समय में ये जो मंदिर है या हमारे जो रिलीजियस ट्रस्ट है वो कुछ कंस्ट्रक्टिव कार्य कैसे कर सकते हैं या गवर्नमेंट का सहकार देकर देश के देश में योगदान कैसे दे सकते हैं आत्मनिर्भर भारत में। और दूसरा यह कि जो युवान है वो युवा कहीं ना कहीं संस्कृति से दूर जाता हुआ दिख रहा है, तो उस युवा को भी संस्कृति के जो हमारे पूर्वज है, उनका जो महान हमारा इतिहास है, उसके साथ कैसे जोड़ सकते हैं। मैं आपको इसमें दो चीजें बताऊंगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसे खाना खिलाना, भोजन बांटना, हम जब भोजन बांटते हैं तो हम कोई रिलीजन नहीं पूछते। हम जब समाज के किसी बच्चे का कोई क्रिएटिव कंटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको हम उसका रिलीजन नहीं, हम कोशिश करते हैं कि मानवता को एक धर्म के रूप में स्वीकारें। वैसे ही आज के दिन में आवश्यकता धार्मिकता को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं और इसको आध्यात्मिकता की तरफ ले जाएं। जब आप अध्यात्म की बात करेंगे तो सभी मानव समान हो जाते हैं। सनातन धर्म की परंपरा से सब में वही परम ब्रह्म का अंश है, वो मानव हो या कोई और हो, जो अद्वैतवाद का सिद्धांत जिसका उद्भव भी काशी में हुआ था, मणिकर्णिका घाट पे। तो ये जो विश्व व्यापकता है, जो वसुधैव कुटुंबकम की जो बात थी और जो अद्वैतवाद की बात थी, ये तो सारे अंतर को खत्म कर देता है, ये ध्रुवीकरण नहीं करता, ये सब कुछ जोड़ देता है। हमें आवश्यकता है कि बाकी के धर्म के गुरु लोग हैं, मैं तो धर्म का गुरु नहीं हूँ, मेरे अपने पर्सनल विचार हैं, बट मुझे लगता है कि जो भी धर्म के गुरु हैं उनको आज के दिन में एक साथ बैठ इस बात को सोचने की जरूरत है कि हम अब अगर जब तक हम ध्रुवीकरण करते रहेंगे, धर्म का जो मर्म है वो खत्म हो जाएगा। तो हमें धर्म के मर्म को खत्म नहीं करना, धार्मिकता को आध्यात्मिकता की तरफ ले जाना है और धर्म के साथ, आस्था के साथ, अध्यात्म के साथ जुड़कर राष्ट्र को जब आप जोड़ेंगे तब वो धागा होगा जो पूरे भारतवर्ष के भारतवंशियों को एक साथ जोड़ पाएगा। तो उस सूत्र को पिरो के एक खूबसूरत सी माला बनानी है जो आत्मनिर्भर भारत के रूप में देखी जा सके। बिल्कुल सर। तो हमारे जो दूसरे व्यूअर है जो अमेरिका से है, श्री विपुल भाई पटेल, उन्होंने प्रश्न पूछा है कि उन्होंने कहीं न्यूज पर भी देखा होगा और ये उन्होंने ध्यान में भी आया कि गंगा का जो पानी है वो लॉकडाउन के चलते शुद्ध हो गया है और वैसे ही काफी हमारे भारत देश की नदियों का पानी शुद्ध हुआ है। तो यह जो शुद्ध हुआ पानी है, यह जो समय है, उसको हम आने वाले दिनों में कैसे गंगा के शुद्धिकरण के लिए उपयोग कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि अब लोगों की समझ में सर और इसके चलते उनको काफी फोन आते हैं,
तो इसलिए कनेक्शन हमारा ब्रेक हो जाता है, लेकिन कुछ ही क्षण में वापस सर इस प्रश्न का उत्तर देंगे। बहुत सी बातें उन्होंने बताई कि आत्मनिर्भर भारत में काशी का योगदान क्या रह सकता है, और प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी होते हुए काशी कैसे पूरे देश को उदाहरण रूप बन सकता है, क्योंकि काशी में यह आत्मनिर्भर भारत के छोटे छोटे अंश है। कोई बैंगल्स बनाता है, तो कोई कपड़ा बनाता है, कोई साड़ियां बनाता है। वहां पर आप देखें तो टूरिज्म में भी मैं उधर गया था, तब एक रिक्शा के पीछे लिखा हुआ था अद्भुत, अलौकिक और आधुनिक काशी। तो अद्भुत, अलौकिक और आधुनिक काशी, यह अद्भुत, अलौकिक और आधुनिक भारत का मार्ग कैसे बन सकता है, ये आज हम जान रहे हैं सर के पास। तो हमने अभी तक जाना, आप भी अपने व्यूज जो है सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं पीछे। एक सेकंड। हाँ हाँ तो एक बार कमिश्नर साहब को बता दीजिए फोन करके, तत्काल बता दीजिए। वो उसको कंफ्यूजन हो रहा है, कोई वो एसपी सिक्योरिटी शायद रोक रहे हैं या क्या इशू है। तो रविंद्र जायसवाल का फोन आया मेरे पास, अभी डीएम साहब का भी आया, कमिश्नर का भी आया, सब लोग बोल रहे हैं। तो हमने तो उनको बोल दिया जो लेटर आया था उसके हिसाब से जाने के लिए, बट हम लेटर राइटिंग में हम कुछ नहीं दे पाएंगे। ये तय आपने सबने तय किया, मैंने अकेला कुछ तय किया वैसा नहीं, मिनिस्टर ने बात कर लीजिए जरा सा इसको। हाँ बात कर लीजिए। सॉरी हाँ जी जी, प्रश्न क्या था? मैं सर प्रश्न ये था कि गंगा का जो पानी जो लॉकडाउन के चलते शुद्ध हो गया, तो लोगों को बता रहा था कि सबसे पहली चीज तो ये कि लोगों को इस लॉकडाउन में दो चीजें समझ में आई। एक तो ये कि गंगा का पानी गंदा हम करते हैं। हर आदमी को ये लगता था मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, कोई और है जो इसको गंदा कर रहा है, मैं तो थोड़ी सी गंदगी कर रहा हूँ। और वो थोड़ी थोड़ी गंदगी मिलके गंगा में गंगा का पानी गंदा होता था। तो लोगों को एक तो ये समझ में आया कि मैं जिम्मेदार हूँ, मैं गंदा करता हूँ। दूसरी चीज, एक इस बात पे विश्वास हुआ द्वारा स्वच्छ हो सकती हैं, वो पानी पीने लायक हो सकता है। उसको उन्होंने कभी देखा ही नहीं था, तो उसका विश्वास हुआ कि हम कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग गंगा के हैं, उन्होंने आज के दिन में जब उस स्वच्छ पानी का आनंद ले लिया, जहाँ पे बदबू नहीं आ रही, कोई स्मेल नहीं है, पानी पूरा फ्लो कर रहा है प्रॉपर, मछलियां ऊपर दिखाई पड़ रही हैं, तो उनको एक अच्छे आनंद, एक तो अच्छा अनुभव हुआ है। उस अच्छे अनुभव को रिपीट करने के लिए वो अपने आप को भी रोकेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है, ऐसा मैं महसूस। दूसरा, जो हमारे इंडस्ट्रियल बॉडीज है, दे आल्सो रिस्पांसिबल, पोल्यूशन बोर्ड या जो भी सरकारी संस्था है, जो भी इस तरह की चीज को रोकने के लिए लगाए जाते हैं, उनकी अपनी जो भी कारण है, उनकी अपनी सीमाएं हैं, उनके अपने तरीके हैं। जब कहीं ना कहीं पे वो गलती रहती है कि वो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट बिना प्रॉपरली ट्रीट हुए गंगा जी में आता है। आज के दिन में उसके आसपास रहने वाले लोग अगर जागरूक होंगे तो आई एम श्योर कि हमारे देश के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी जागरूक होंगे। बहुत सारे लोगों को आज के दिन में समझ में आया ये चीज कि हमारी छोटी छोटी हरकतों से हम पहुंच कहाँ गए थे, और अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारे साथ कितना अच्छा हो सकता है। तो एक तरीके से लॉकडाउन का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। और मुझे लगता है कि मैंने खुद अपने अंदर ये चेंज किया है कि मैं सुबह जिस टूथपेस्ट से टूथब्रश करता हूँ, मैं दिमाग में मेरे आने लगता है पेस्ट खाली होने के बाद जब मैं पीऊंगा तो इसका होगा क्या, ये मिट्टी में जाएगा या डिस्पोज होगा या इंसिनरेट किया जाएगा या रिसाइकिल होगा, ये चीज दिमाग में आने लगी। सो बड़ी दुखद थोड़ा सा कोविड लगा इसके लिए समझने के लिए, बट अब लोगों के समझ में ये बात आ रही है और जरूर बदलेगी। और हम सब अपने आसपास के जो नदी है या जो वाटर सोर्स है या इवन अदरवाइज जो सॉइल है उसको भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज हमने एक बहुत बड़ी क्राइसिस देखी जहाँ पर मानवता एक साथ जुड़ के समस्या को बहुत करीब से देखा है। तो हम इसको ठीक करेंगे और लोग भी ठीक करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। बिल्कुल जी सर। तो हमारे साथ एक और भी व्यूअर दिल्ली से जुड़े हुए हैं, ओम झा। तो ओम झा ने ये प्रश्न किया है सर कि उन्होंने भी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, और जब मैं गुजरात की भूमि से आता हूं तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ये भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है, और गुजरात में बना देश का जो गौरव है वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वप्न था।
तो गुजरात ने देखा, देश ने देखा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज देश का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा रहा है। वैसे ही जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है उसके बारे में भी जानने की लोगों को बहुत सी उत्सुकता है, तो आप थोड़ा उस पर प्रकाश डालिएगा। देखिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बारे में तो ये है कि माननीय प्रधानमंत्री का जो श्रद्धालु, जो दर्शक काशी विश्वनाथ मंदिर के ज्योतिर्लिंग में दर्शन के लिए आते हैं, हमको उनको ऐसी सुविधाएं देनी चाहिए कि उनका जो आध्यात्मिक अनुभूति है वो आध्यात्मिक अनुभूति को सहेज कर, सजो कर ले जाए, ना कि वो पतली पतली गंदी गलियों में धक्का खाते हुए किसी तरह से मंदिर तक पहुंचे और जब तक वो दर्शन करें तब तक दे के बाहर निकाल दिया जाए। तो मूल भावना तो श्रद्धालुओं की सुविधा की थी, और जो ये पूरा बनी चीजों की उसमें बहुत सारे लोग थे, मैं उसमें नाम भी नहीं लेना चाहूंगा। बहुत सारे हमारे राजनेता हैं जो गुजरात के ही हैं जिन्होंने इसमें बहुत कीन इंटरेस्ट लिया है, और उन्होंने तो बोला कि हम कैसे भारत की संस्कृति को रिवाइव कर सकते हैं, वो स्थान है ये। और आपने भी एक क्वेश्चन किया था कि जो नई जनरेशन है उसका डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, वो जुड़ती नहीं अपनी संस्कृति से, अपने पुरातन धर्म से, सनातन धर्म से जुड़ती नहीं, उनको हीन भावना महसूस होती है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि उनको ये हीन भावना महसूस कहाँ से होती है। उनको अपने पुरातन का, गौरव का कोई एग्जाम्पल तो दिखाई पड़े, तभी तो आत्मविश्वास बढ़ेगा, उनको आत्मबल तभी आएगा। तो ये जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, ये इसमें हमारा जो पुराना काशी विश्वनाथ मंदिर जो रानी अहिल्याबाई जी द्वारा 375 साल पहले बनाया गया था, उसका जो कुल क्षेत्रफल था, जब मैंने ये कार्य शुरू किया निर्माण वाला जी और मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, तो मात्र 2100 स्क्वायर फीट। और आज के दिन में काशी विश्वनाथ मंदिर के चारों तरफ तो जो एरिया जो खरीदा गया और निर्माण हो रहा है, उसका कुल क्षेत्रफल 5 लाख स्क्वायर फीट है। और अब आप काशी में आने के बाद आप सीधा नाव से आए या से आए, आप गंगा जी में स्नान करने के बाद आप यहाँ से मंदिरों का एक संकुल निकला है, घरों को हटाया। हमने लगभग 350 घर खरीद के उन घरों को हटाया जो मंदिर के पास पुराने घर बने हुए थे। उन घरों को हटाने के बाद बहुत ही प्राचीन, बहुत ही खूबसूरत और अच्छी नक्काशी के बहुत पुराने मंदिर निकले हैं, भव्य मंदिर निकले हैं। इन मंदिरों को अगर आप दर्शन करने जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये पता नहीं कब, किस समय, किस काल में किसने बनाया, इसका इतिहास का तो हम लोग एक रिसर्च ऑलरेडी चल रहा है के निर्देश पर। और उसमें जब आप उन मंदिरों के संकुल दर्शन करते हैं तो जो ऊर्जा है वो अपने आप में आपको बहुत डिफरेंट महसूस होती है। और मैं इस अपने अनुभव के आधार पर रहा हूँ कि यह आपको महसूस होता है, जब यहाँ प्रांगण में खड़े होते हैं तो आपको महसूस होता है कि आप किसी अलग जगह पे हैं, जहाँ पे कोई दैवीय ऊर्जा है जो आपको सही करने के लिए, सत्कर्म के लिए और आत्मबल के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो मैं जो हमारे हैं, मैं उनको ये बोलना चाहूंगा कि आप गूगल सर्च कर सकते हैं या आप यूट्यूब लिंक पे हमारे जाके देख सकते हैं। और मेरी जो सोशल पर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जितना संभव हो हर कार्य के बारे में अपडेट करते रहें। तो ये 5 लाख स्क्वायर फीट के एरिया आज के दिन में कुल 44 मंदिर हैं जिनका पौराणिक है, तो स्कंद पुराण में भी मेंशन लिखे हुए का महत्व लिखा, वो आज के सब मंदिर दर्शन के लिए सुलभ हैं। तो ये जो परिवर्तन है, ये जो उपलब्ध हुआ है लोगों को, बहुत सारे यंगस्टर्स भी जो बाहर से आते हैं वो भी यहाँ आकर के उनके बच्चों के साथ में आते हैं और देखते हैं, तो उनके अंदर वो गौरव की अनुभूति मैंने उनकी आंखों में देखा है। और वो महसूस करते हैं कि हमको जानना है इस संस्कृति के बारे में, हमें जानना है। जब वो मणिकर्णिका घाट से चलते हैं और उनको यहाँ पे अद्वैतवाद की परिकल्पना या अद्वैतवाद की सोच शंकराचार्य के दिमाग में आई थी और क्या घटना हुई थी, तो आज के दिन में हम उनको एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, उनको दिखा के बता रहे हैं, और उसका जो इम्पैक्ट होता है वो अलग होता है। किताबों में पढ़ने का इम्पैक्ट, तो किताबों में, पुराणों में लिखी हुई चीजें हैं, आज के दिन में जब हम नए जो हमारे लोग हैं, नए बच्चे हैं, उनको जब दिखाते हैं तो उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी भी होती है और उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है। किताबों में ही सिमटा हुआ नहीं है, वो हमारे जीवन आचार हर चीज में हर का अंग था और वैदिक काल से आज तक बना हुआ है, और उसकी श्रृंखला भी उनको देखने को मिलती है, तो उनका विश्वास बढ़ता है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि काशी विश्वनाथ न्यास का जो ये प्रोजेक्ट है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में
माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में किया जा रहा है, ये हमारी संस्कृति को पूरे विश्व में और पूरे विश्व के लोगों को भारत के विश्व गुरु होने का जो कही जाती है वो महसूस होगी और दिखाई पड़ेगी साक्षात रूप में। बिल्कुल जी सर, जैसे कि आपने बताया कि भारत यह विश्व गुरु है, भारत यह आध्यात्मिक राजधानी है विश्व की। तो जब जैसे हमारे देश में स्कूल कैसे चलने चाहिए, यूनिवर्सिटीज कैसे चलनी चाहिए आने वाले दिनों में, कोविड रहेगा, कोविड के साथ हमने जीना है, ये हम जब समझ चुके हैं, तब हमारे मंदिरों में श्रद्धालु भी काफी मात्रा में आते हैं, भीड़ हो जाती है। तो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ये भी भारत का एक मूलभूत मंदिर है, ज्योतिर्लिंगों में से एक है और टॉप 10 में, टॉप 5 में आता है। तो आप मार्गदर्शन कीजिए कि आने वाले दिनों में मंदिरों में लोगों को कैसे सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए और कैसे श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का आने वाले दिनों में एक्शन प्लान है। देखिए, पहली चीज तो ये कि हमने इसमें 3 स्टेजेस में काम किया। जब मंदिर में कार्य शुरू हुआ था तो सबसे पहले हम लोगों ने कोशिश करी, तो हमारे स्पेशली एबल्ड भाई बंधु हैं, बहन हैं, और तो उम्र की वजह से या किसी अन्य वजह से में नहीं चल सकते या जिनके पैरों में ताकत कम, उनके लिए रैंप तक नहीं था हमारे पास, से जाना। हमने पहला कार्य किया कि हमने रैंप बनाया और रैंप बनाने के साथ साथ एक सुविधा शुरू करी कि हमारे व्हील चेयर के माध्यम से लोगों को दर्शन कार्य था, तो दर्शन को सुलभ कर दिया थी। वो वहां से शुरू होकर आज के दिन में लॉकडाउन के समय में हमारा सारा जो मंदिर का गर्भगृह है वो लाइव दर्शन 24/7 चलता है। आप हमारे ऐप पर जाइए, दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ अब हमने बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी शुरू करी हैं कि आप ऑनलाइन पूजा कर सकते हैं। आपका समय, आपको जो संकल्प है वो हमारे पुजारी संकल्प आपको ऑनलाइन लेंगे, कराएंगे, और संकल्प कराने के बाद आप अपनी पूरी पूजा का दर्शन करते हैं, पूरी आवाज, पूरे मंत्रोच्चार को सुनते हैं, फिर आपकी तरफ से पूजा करके आगे वो शिव को अर्पण करते हैं। तो इस तरह की सुविधाएं करके जो आस्था को लोगों से जोड़े रखने का जो क्रम है उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, और इसकी वजह से भी हमारे बहुत सारे यहाँ नहीं आ सकते, फिजिकली नहीं कर सकते, उनको इसका आस्था का लाभ मिल रहा है। तो हमारे जाने वाला सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, या जो उनका आपस में दूरी बनाने के साथ साथ अपने आप को सैनिटाइज करना है, ये सारी व्यवस्थाएं मंदिर प्रशासन द्वारा की जाएंगी। जैसी गाइड आएगा स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो सारी गाइडलाइंस को पालन करेंगे और लोगों को एक दूसरे से दूर करके और दर्शन कराएंगे। इसकी आवश्यकता लोगों के अंदर, बिकॉज भीड़ बहुत होती है। लॉकडाउन के बाद अपेक्षा भीड़ बहुत ज्यादा होगी, तो व्यवस्था को चारों रूप तक खुला रखना पड़ेगा, और होगी कि एक समझ में आए कि नहीं, हम आप सबका सुरक्षित दर्शन चाहते हैं, लोग साथ करके इसको कराएंगे कॉन्फिडेंस से, क्योंकि हम लोग अभी लॉकडाउन में काम नहीं, जी निर्माण का कार्य था लॉकडाउन में पहले, लोगों को कर्टन ऑफ करके पूरे साइट्स को सैनिटाइज को क्वारंटाइन करके सारे कंस्ट्रक्शन का काम करना है। आज भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो अगर हमने वो अचीव कर और खराब नहीं हुई, कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ, तो हम आई एम श्योर कि हम आगे आने वाले श्रद्धालुओं तरीके से हम लोग मैनेज कर पाएंगे। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आज बहुत सी बातों पर प्रकाश डाला कि आत्मनिर्भर भारत ये हम काशी से शुरू करके पूरे देश के लिए उदाहरण रूप कैसे कार्य कर सकते हैं। तो मैं काशी में आया था, मैंने आगे भी बताया हमारे व्यूअर्स को कि मैंने काशी में आया था, तब हर जगह बोर्ड पड़े थे, रिक्शा पर भी पड़े थे कि अद्भुत अलौकिक और आधुनिक काशी। तो अद्भुत अलौकिक और आधुनिक काशी से अद्भुत अलौकिक और आधुनिक भारत की दिशा में हम आपके मार्गदर्शन से बढ़ पाएंगे, और काशी में भी जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नए भारत का स्वप्न दिया, आह्वान किया, और आज नए आत्मनिर्भर भारत का जब आह्वान किया है, तो हम सब साथ में मिलकर के इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और भारत देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे और विश्व गुरु के स्थान पर मां भारती को पुनः प्रस्थापित करेंगे, विराजमान करेंगे। बिल्कुल। और इसी माध्यम से हम सभी जो कोरोना वॉरियर्स है हमारे देश के, उनको भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि वो 24/7 हमारे देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए खड़े रहे और उनकी जान की परवाह किए बिना
उन्होंने देश की सेवा की है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने भी इतने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत ही आनंद आया। थैंक यू। बाबा विश्वनाथ हम सभी का कल्याण करे, देश का कल्याण करे। हर हर धन्यवाद। महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। धन्यवाद सर।